गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर नाइन्थ का क्लास लेके आए हैं। माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा देर से आया नेक्स्ट पार्ट आपका। तो पहला पार्ट में हमने पॉलिनोमियल के बारे में डीपली जाना कि क्या होता है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल किसको कहेंगे किसको नहीं कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ये सारा हमने सीख चुके हैं। तो अब हम आज की क्लास में यानी थ्योरेटिकल पार्ट लगभग कंप्लीट कर लिए। तो आज हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे जब लेट आए हैं तो पूरा इसको ख़त्म करें, क्लियर करें और अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। आज हम इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करें। तो आपने जाना कि पॉलिनोमियल क्या होता है, शायद हमने डिस्कस किया हो कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो आइए हम वहीं से स्टार्ट करते हैं कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। क्लास 9 का ये पार्ट 2 है बच्चों, पॉलिनोमियल का पार्ट 2। ठीक है बच्चों, आइए बात करते हैं कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल हमने बताया कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर होल नंबर हो। ठीक है, सबके सब वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलिए तो देखते हैं कि 5x स्क्वायर ये आपका पॉलिनोमियल है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं px से या फिर fx से, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6। तो अगर हम x की वैल्यू डालेंगे 0 तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम चुपचाप से x के जगह पे 0 डाल लेंगे, यहाँ 0 डाल देंगे तो 5 इंटू एक्स के जगह पे 0 हो जाएगा, 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 6। तो 5 इंटू 0 तो 0 ही होता है, 4 इंटू 0 0 ही होता है, प्लस 6, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा 6। यानी कि 0 रखने पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू आ गया 6। ठीक है, तो यही आएगा पॉलिनोमियल का वैल्यू, कहाँ पे 0 पे। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों कि x इक्वल टू अगर -1 रखा जाए तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा। चलिए x के जगह पे हम -1 रखते हैं। जैसे ही हम x के जगह पे -1 रखेंगे तो 5 इंटू -1 हो जाएगा, फिर -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 6, ये होगा आपकी वैल्यू। इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो p -1 का वैल्यू जो होगा -5 -4 प्लस 6, कैलकुलेट करके देख लेना बच्चों। ठीक है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, -4 में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 ही आएगा। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ से -9 प्लस 6, तो p की वैल्यू अगर -1 रखेंगे तो 3। क्लियर है बच्चों, ये समझ में आ गया। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन। अब हमको p के x के जगह पे 2 रख के इसकी वैल्यू को चेक करना है। ठीक है, x के जगह पे अगर 2 रखेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस नहीं -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 6। 5 इंटू 2 10 होता है, 2 दूना 4 चौके 16 होता है बच्चों, 2 2 जा 4 4 जा 16 और प्लस 6 यहाँ से ले लेंगे तो देखिए 10 और 6 16 होता है और 16 इसमें से घटाना है, 0 आ गया इसका। यानी कि पॉलिनोमियल में जैसे ही हमने 2 रखा इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया बच्चों। यहीं से एक और कंसेप्ट डेवलप होता है और उस चीज को जानते हैं कि ये क्या कहना है कि अगर हम पॉलिनोमियल में x का वैल्यू कुछ डालते हैं, जैसे कि x का वैल्यू 0 लिया, x का वैल्यू -1 लिया, x का वैल्यू 2 लिया, तो जैसे ही हम पॉलिनोमियल में x का वैल्यू डालते हैं उस पॉलिनोमियल की कुछ वैल्यू आती है। जैसे यहाँ 6 आया, 3 आया, यहाँ 0 आ गया। तो जब पॉलिनोमियल में x की वैल्यू डालने पे जब 0 आ जाए, ठीक है, जब पूरे पॉलिनोमियल का मान, पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए तो वही कहलाता है, x की वो वैल्यू ही कहलाता है 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कैसे समझ पा रहे हैं चीजों को। तो आप देखो कि x का वैल्यू, x का वो वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर दे, x का वो वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर दे
वही क्या कहलाता है बच्चों, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो बच्चों समझ में आ गया कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, अब हम आगे चीजों को क्लियर करते हैं। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पी जीरो का मतलब क्या हुआ, तो आप यहां से समझ चुके हैं ना, पी जीरो का मतलब होता है एक्स के जगह पे जीरो रखना। पी माइनस वन का मतलब होता है एक्स के जगह पे माइनस वन रखना। पी टू का मतलब होता है एक्स के जगह पे टू रखना। वही चीजों को यहाँ हमने शॉर्ट में लिख दिया है। पी के जगह पे जीरो रखना है, जबकि पी वाई का वैल्यू रख दिया है। पी वाई का वैल्यू हमारे पास है पहले क्वेश्चन में वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। तो यहाँ पे जैसे ही हम पी के वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा जीरो का स्क्वायर जीरो माइनस जीरो प्लस वन यानी कि वन। जैसे ही पी का वैल्यू अगर हम वन रखेंगे, पी का वैल्यू अगर वन रखेंगे तो वन का स्क्वायर वन माइनस वन प्लस वन यानी कि ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी वन आया। पी का वैल्यू अगर टू रखेंगे तो टू का स्क्वायर होता है फोर माइनस टू प्लस वन, अब हो जाएगा तीन। क्लियर है बच्चों, ऐसे ही करके आप उसमें भी निकाल सकते हैं। क्लियर, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेरीफाई दैट द फॉलोइंग जीरोस आर पॉलिनोमियल px, दिया हुआ है पॉलिनोमियल ये है, और चेक करना है कि x की जो वैल्यू है -1/3, ये लेने पर ये जीरो बनता है या नहीं, ये आपको चेक करना है। तो आपको पता है कि जो जीरो बनेगा वही जो उस पॉलिनोमियल का मान को जीरो कर देगा। अब पॉलिनोमियल के मान में हम x का वैल्यू वो रखेंगे, अगर ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो आ गया तो इसका मतलब ये जीरो होगा या नहीं हो सकता है, यही तो होगा। तो अगर p के जगह पे अगर हम -1/3 ले लें तो 3 इंटू एक्स के जगह पे -1/3 प्लस वन रखेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, -1 प्लस वन, देखिए कितना आ गया जीरो। p -1/3 रखे तो आ गया जीरो, इसका मतलब ये वेरीफाइड हो गया। क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया कि -1/3 इसका जीरो पक्का होना ही होना है। ठीक उसी प्रकार से देखिए कभी कभी यहाँ तो आसानी से आप चेक कर लेंगे, यहाँ पे दिक्कत होगी तो उसको भी हम आपको समझा देते हैं कि कैसे चेक कर लेना है और बता देना है कि ये है या नहीं है। ठीक है, आसान है, तो ये आप लोग बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपको। अच्छा चलिए, पी के जगह पे अगर हम -1 रख के चेक करते हैं तो हो जाएगा -1 प्लस वन इंटू -1 -2। अब आप कहोगे कि -1 प्लस वन तो जीरो ही हो गया, और जीरो इंटू -3 ये भी जीरो होता है, यानी कि पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दिया जैसे ही हम -1 रखेंगे। तो इसका मतलब ये भी होगा। अगर p के जगह पे अगर हम 2 रखें तो भी ये जीरो कर रहा है या नहीं देखते हैं। तो 2 + 1 और 2 - 2, तो 2 - 2 ये 2 + 1 3 हो जाएगा, 2 - 2 जीरो, यानी कि होल टर्म जीरो। ये सारा इसका जीरो होगा ही होगा। आसान सा क्वेश्चन सवाल है, जब आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अब जीरोस आपको निकालना है। आपको पता है कि जीरो कब निकल सकता है, जब उस पॉलिनोमियल का मान जीरो हो जाए। तो हम इस पॉलिनोमियल का मान जीरो कर देंगे। तो अब देखिए x + 5 बराबर अगर हम जीरो कर लेंगे तो x 5 उधर चला जाएगा, 0 - 5 तो x = हो जाएगा -5, तो -5 इसका जीरो हो जाएगा। अब जैसे ही -5 रखोगे इस होल टर्म जीरो हो जाएगा। अब देखिए ax पॉलिनोमियल को जीरो करना है तो ax बराबर भी जीरो हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस पॉलिनोमियल में x को अगर जीरो ले लेंगे तो पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, तो ये आपका इसका जीरो कहला जाएगा। इस पॉलिनोमियल में क्या होगा, तो इस पॉलिनोमियल में थोड़ा ध्यान देना होता है बच्चों, इसकी दो वैल्यू आती है, ऊपर में ही आप देख सकते हैं। इसी का हमने एग्जांपल रिवर्स ले लिया है। तो एक बार x + 1 को जीरो रखना होगा और दूसरी बार x + 2 को जीरो रखना होगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, आप सोचो कि आप x गुने y रख रहे हैं। अगर मान लेते हैं कोई टर्म x × y है तो या तो x जीरो हो जाए या y जीरो हो जाए, होल टर्म जीरो हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार x + 1 और x + 2 मल्टीप्लाई में है, तो या तो इस x + 1 को जीरो कर लीजिए या फिर x + 2 को जीरो कर लीजिए, दोनों ही टर्म में आंसर तो जीरो ही आना है। तो x = -1 आ जाएगा, x = -2 आ जाएगा।
आंसर 0। जब इस चौथे क्वेश्चन में आओगे आप इसको 0 के बराबर करोगे तो सी एक्स प्लस डी बराबर 0, तो सी एक्स बराबर हो जाएगा 0 माइनस डी यानी कि माइनस डी, एक्स बराबर माइनस डी बाई सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, अगर आप कंसेप्ट समझ रखे हैं ना तो ये सब आपके लिए बच्चों वाले क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चों रिमाइंडर थ्योरम पे। क्या होता है ये रिमाइंडर थ्योरम, इसको समझेंगे जरा। ठीक है, आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। रिमाइंडर थ्योरम आप सभी जानते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, छोटी क्लास में आप लोग पढ़ रखे हैं। देखिए क्या होता है ये रिमाइंडर थ्योरम, हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, अगर मान लेते हैं हम 2 से 5 को डिवाइड देते हैं तो क्या होता है, 2 दूना 4, एक रिमाइंडर आ जाता है। ठीक है, 2 से अगर आप 5 को डिवाइड देते हैं तो कोसेंट कितना आता है, तो कोसेंट आप कहोगे 2 आता है। रिमाइंडर कितना आता है, तो 1 आता है। रिमाइंडर कैसे आता है, तो डिवाइड द्वारा। ये भी कोई पूछने की बात है। तो अगर हम आपसे कहें ये जो डिविडेंड 5 है ये 2 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करके और 1 करने पे तो आता है, तो यानी कि डिविडेंड जो होता है 5 आपका डिविडेंड है, तो डिविडेंड बराबर होता है जिससे आप भाग दे रहे हो यानी कि डिवाइजर, और जो भागफल आ रहा है यानी कि कोसेंट। ठीक है, और उसमें जोड़ दीजिए आप रिमाइंडर। ठीक है, तो ये ही आपका रिमाइंडर थ्योरम कहला जाता है बच्चों। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर है बच्चों। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है वो देखते हैं। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि डिवाइड द पॉलिनोमियल, इसको इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, दोनों ही पॉलिनोमियल है। 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 को आपको डिवाइड देना है x माइनस 1 से। ठीक है, इसे जब आप डिवाइड दोगे तो आपको सिखाया गया है कि डिवाइड में पहले टर्म को काटना होता है। जैसे ही आप 3x क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे 3x की पावर 4 हो जाएगा, तो ये माइनस 3x क्यूब हो जाएगा। साइन चेंज हो जाता है जिसके कारण से ये माइनस x क्यूब बचता है 3x प्लस 1। अब अगर इसको डिवाइड दीजिएगा आप, डिवाइड दीजिए आप कितने से दीजिएगा, एक्स स्क्वायर से दीजिए, तो हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब और माइनस जो हाँ चलो एक्स स्क्वायर, ये प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। आपका बच रहा है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस, ये घट नहीं सकता है क्योंकि सेम पावर नहीं है, पावर सेम वाले को ही हम एक साथ घटा सकते हैं। अब लगाएंगे माइनस एक्स से तो माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका प्लस एक्स प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 4x प्लस 1 हो जाएगा। जब आप इसको लगाओगे 4 से तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4, ये कैंसिल, ये प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही हमने इसको भाग दिया तो ये आपका कोसेंट आया इतना छोटा सा और रिमाइंडर इतना बड़ा है। समझ रहे होंगे आप। तो डिवाइड देना आप छोटी क्लास में ही सीख चुके हैं, तो ऐसे आप डिवाइड दे सकते हैं। अगर आपको कहेगा कि चेक कीजिए तो चेक यही करना है, डिविडेंड को डिविडेंड के बराबर कर लीजिएगा, डिवाइजर इनटू कोसेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फिर उसमें रिमाइंडर जोड़ दीजिएगा, इतना ही आएगा बच्चों। फिक्स है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आप। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा एक बात मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ, अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछता क्वेश्चन नंबर 5 में कि आप इससे इसको डिवाइड दीजिए, ठीक है, x माइनस 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड दीजिए और रिमाइंडर का पता कीजिए, ठीक है, कितना आएगा, तो आप डिवाइड कर दोगे, रिमाइंडर 5 आया। अब इसको आपको शॉर्ट छोटे रूप में कैसे बना सकते हो आप, इतने से जगह में आप कैसे बनाओ, वो भी सर इतने में छोटे में तो डिवाइड नहीं होगा, तो बनाएंगे कैसे, आसानी से बना लोगे। आपको करना क्या होता है, जिससे भाग दे रहे हो उसको 0 के बराबर करो, तो x बराबर 1 आ गया। अब इस पूरे पॉलिनोमियल में उसको
x के जगह पे 1 रख दो, आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस पूरे पॉलिनोमियल में अगर x के जगह पे 1 रखोगे तो आपको रिमाइंडर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। और आपका ये रिमाइंडर जो होगा 3 - 4। अच्छा बच्चों थोड़ा सा गलत हो गया लगता है, कहीं कहीं तो गलत है। ये प्लस में होना चाहिए था बच्चों, देख रहे हैं, यहाँ पे गलती होने के कारण ये सारा गलत हो जाता। अगर इसको प्लस भी कर ले तो तब ये सही हो जाएगा। यहाँ -4 होता बच्चों, तो आंसर ही चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। चलिए अगले क्वेश्चन पे ये देख लेंगे। ये गलत हो गया है बच्चों, इसको कट कर देना। अगर आप इसको सही करना चाहते हैं तो इसको -4 करना होगा, ठीक है। तब ये -4 आएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस यहाँ से 3 बचेगा बच्चा, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा, -3 आएगा रिजल्ट। जब आप इसको यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो ये -3 + 1, देखिए यहाँ पे 3 से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा आपका -3। देख रहे हैं रिमाइंडर फटाक से आ जा रहा है। तो आप क्या करो, जिससे भाग दे रहे हैं उसको 0 के बराबर कर लो और जो आंसर आता है उसको आप पॉलिनोमियल में पुट कर दो, आपका रिमाइंडर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम इसको क्लियर करेंगे। ये आपको हो सकता है कि ना क्लियर हुआ हो, क्योंकि छोटा सा इधर उधर का मिस्टेक हो जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं फाइंड द रिमाइंडर। अब बिना भाग दिए हम आपको रिमाइंडर निकालना इसमें सिखाएंगे, ठीक है। तो सब देखते जाइए कैसे करेंगे। तो देखिए फाइंड द रिमाइंडर, जबकि पॉलिनोमियल है आपके पास x की पावर 4 x की पावर क्यूब -2x² + x + 1। ये आपका रिमाइंडर है। भाग देना है x - 1 से, और जिससे भाग देते हैं उसको 0 के बराबर करते हैं। तो 0 को इसको बराबर करेंगे तो x बराबर 1 हो जाएगा, यानी कि x के बराबर हमको 1 पुट करना है। और जैसे ही हम यहाँ 1 पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ये 2 - 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा आपका रिमाइंडर 2, ठीक, 2 आपका रिमाइंडर आ गया। अब आपको करना है चेक वेदर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चेक वेदर 7 + 3x इज द फैक्टर ऑफ इतना। आपको पता होना चाहिए किसी संख्या का कौन फैक्टर होता है। तो अगर हम आपको कहें कि 6 का फैक्टर लिखिए तो आप लिखोगे 1 2 3 6। ये क्या 6 का फैक्टर होगा? फैक्टर वो होता है जिससे वो संख्या में पूरा पूरा भाग लगता हो। 1 से इसमें पूरा भाग लगेगा, 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, 6 से भी लगेगा। इसका मतलब अगर ये 7 + 3x इसका फैक्टर है ना, तो इससे अगर हम इसको भी भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। पूरा पूरा कटने का मतलब रिमाइंडर 0 होता है। जब आप इसको तो आप कहोगे कि सर कितने बच्चे तो कर रहे होंगे, इसको 0 के बराबर कर देंगे और जो x का वैल्यू आया अगर इसमें रखेंगे, अगर ये 0 हो गया तो इसका फैक्टर होगा। लेकिन बच्चों कभी कभी भाग देना ही आसान होता है, जबकि इसके रिमाइंडर वाले थ्योरम को लगा के आप निकालने से ज़्यादा आसान होगा। अब देख लो, इसको ठीक से लिखो ऑर्डर में। तो 3x + 7 होगा, अगर भाग दोगे 3x³ + 7x, जैसे ही इसको भाग दोगे आप यहाँ x² कर दो, ठीक है, अब आसान हो जाएगा ये। अब देखिए जैसे ही आप इसको भाग दोगे तो आप दोगे कितना टाइम में, x टाइम में दोगे, तो ये 3x² + 7x हो जाएगा, कट जाएगा। देखो ये इसका सीधा फैक्टर पता चल रहा है। अब आप यहाँ से क्या करते, दूसरे प्रोसेस से 7 + 3x को 0 लिखते, x बराबर हो जाता -7 / 3,
अब यहाँ पे आप 3 इंटू -7/3 का क्यूब या फिर स्क्वायर रखते हैं, फिर +7 इंटू -7/3 करते हैं, तब आपका अगर 0 आता तब आप करते हैं इसका फैक्टर। बहुत मेहनत करना पड़ जाता है, कभी कभी दोनों विधि आपको आना चाहिए बच्चों, आसानी होता है क्वेश्चन बनाने में। इसको नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, सेम प्रोसेस है, जो आपका फैक्टर है उसको हम 0 के बराबर करते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है, और जो x की वैल्यू आती है उसको हम पॉलिनोमियल में डालते हैं, एंड पॉलिनोमियल गिव्स द आंसर इज 0 दे देता है, क्योंकि वो इसका फैक्टर है, उसका रिमाइंडर 0 करेगा ही करेगा। समझ में आई ना बात? यहाँ जो फैक्टर है वो इसका रिमाइंडर 0 करेगा, हम ये जो वैल्यू डालते हैं उससे हमारा रिमाइंडर ही तो आता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ आ जाएगा 4 + 3 - 4 + k = 0। सॉरी 4 से 4 कैंसिल, k = -3, k की वैल्यू फाइंड हो गई है बच्चों। ये ट्रेंड यहीं तक खत्म नहीं होता है, ये 10वीं में भी आता है। ये 10वीं में बोर्ड के 2010 के क्वेश्चन में आया हुआ है, सेम पैटर्न क्वेश्चन का रहेगा। ठीक है, सिर्फ शब्द बदल जाएंगे, यहाँ फैक्टर की जगह पे 0 लिख देगा। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है, तो इसलिए 10वीं के क्वेश्चन बनेंगे। अब हम नए टॉपिक पे आते हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ या फिर फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। जब किसी भी पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, खासकर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्प्लिटिंग मेथड द्वारा उसका मिडल टर्म को हम 2 भाग में स्प्लिट करके हम उसके जीरोस निकालते हैं या फिर फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो पहले हम फैक्टर की बात करेंगे, जीरोस आप 10वीं में पढ़ोगे, फैक्टराइजेशन द्वारा भी हम जीरोस निकालते हैं। ठीक है, तो इसको आसानी से समझिए, शायद ये आपके समझने का लास्ट वे है, इसके बाद 10वीं में फिर हम नहीं समझाने को मिलेंगे। ठीक है, वहाँ हम डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि 9th में ही ये सब समझाना है। अब देखिए होता क्या है, हमको इस मिडल टर्म को स्प्लिट करना होता है, 2 भागों में बांटना होता है, ताकि ये दोनों लास्ट के टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाए। जब हम उसको मल्टीप्लाई करें, हम 17 को 2 भाग में बांटेंगे ताकि उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे ये 6 × 5 के बराबर हो जाए, तो 6 × 5 हो जाता है 30। अब ये 30 मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए, तो हम 17 को किन 2 भागों में बांटे कि जो मल्टीप्लाई करने पे उसका 30 आना चाहिए। तो इसके आंसर बहुत सबके मन में ही होगा आंसर क्या होता है, लेकिन इस जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो जिसको निकालने में दिक्कत हो रही है, वो कैसे इसको हैंडल करेंगे, कैसे सोचेंगे। पुराने जो अच्छे बच्चे हैं वो तो आसानी से बता देंगे सर 15 और 2 ही होगा, ऑब्वियसली 15 और 2 17 दे देगा, और 15 × 2 = 30 होता है। तो आप कैसे सोचोगे, तो फैक्टराइजेशन है ना बच्चों, तो ये फैक्टर से ही निकला है। फैक्टराइजेशन क्या निकला है, फैक्टर से ही निकला है फैक्टराइजेशन। जब फैक्टर से ही फैक्टराइजेशन निकला है तो 30 का फैक्टर करो ना, 1 2 3 4 तो होगा नहीं, 5 6 10 15 30, 23 का फैक्टर होगा बच्चों। अब इस सभी में से चुन लो कि किन दोनों का सम करने पे 17 होगा, किस 2 को, सिर्फ 2 को चुनना है, तो बस वही आएगा 15 और 2, यही तो 17 बनता है, और मल्टीप्लिकेशन तो 30 देना ही देना है। ठीक है, चलो तो देखो क्या होगा, तो 6x² प्लस आप यहाँ पे लिख सकते हो 15x बांटेंगे और प्लस 2x 5। ठीक है, यहाँ से हम यहाँ से 3x कॉमन कर सकते हैं, तो 2x + 5, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लेंगे, 2x + 5। अब तो 2x 5 दोनों में कॉमन हो गया, 2x + 5, और जो बच गया 3x + 1। ठीक है बच्चों, अगर आप सामने होते तो मार मार के भी सिखा देते, लेकिन दूर है ना तो आसानी से बात करके ही काम चला देते। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों कि इस 7 को हमें 2 भागों में बांटना है ताकि प्रोडक्ट इन दोनों के बराबर में आ जाए। जब 12 × 1 का प्रोडक्ट निकालेंगे तो 12 ही आता है। 12 का फैक्टर होता है 1 2 3 4 6 12,
फैक्टर भी आपको याद होनी चाहिए तभी बनेगा। 7 है वो भी माइनस में है, तो किन दोनों का सम माइनस में आ जाता है, तो 4 और 3, आप कहोगे कि 4 और 3 7 होता है और मल्टीप्लीकेशन 12 होता है, तो 4x²। अगर हम -3 और -4 लिखे तभी 7 आ सकता है माइनस का, -4x -3x + 1। अब इसको जब आप करोगे तो यहाँ से 4x कॉमन हो जाएगा 3x - 1, यहाँ से 1 कॉमन ले लो आप, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो 3x - 1, यहाँ से दोनों में 3x - 1 कॉमन है, 4x - 1 फैक्टराइज हो गया बच्चों। यहाँ पे बात करते हैं फैक्टराइज की, तो यहाँ पे दिमाग लगाओ कि क्या है, इस जगह पे तो 1 है, इन दोनों का प्रोडक्ट 6 ही होगा, 6 को फैक्टराइज करना होगा, 1 2 3 6। अब किन दोनों का सम 7 आता है, तो आपका कहना होगा 1 और 6, और मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा, तो x² + x + 6x बढ़ जाएगा, x कॉमन लीजिएगा तो x + 1, 6 कॉमन लीजिएगा तो x + 1, x + 1 दोनों में कॉमन हो जाएगा, x + 6 दोनों में फैक्टराइज हो गया। ठीक है, एकदम आसान सा बच्चों है, आप 20-25 सारे सवाल से बना लेना, फैक्टराइजेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर फैक्टराइजेशन में कहीं दिक्कत आएगा वो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, पूछ लीजिए। अब बात करते हैं, अभी तक जो हम कर रहे थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कर रहे थे, अब आ गया ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे होता है वो अब हम सीखेंगे, इसको मिटा के आपको सिखा रहे हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे होता है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का अगर फैक्टराइजेशन करना है ना बच्चों, एक आसान सा तरीका है। जब आपको क्यूबिक का फैक्टराइजेशन करना है तो क्या होगा आसान सा तरीका, फिक्स है कांस्टेंट को, यहाँ भी 1 है ना तो 2 × 1 तो 2 ही होगा ना, इसका फैक्टराइजेशन कर लो 1 और 2, या फिर +-1 2 भी हो सकता है। ठीक है, प्लस और माइनस दोनों लेना पड़ता है, यहाँ पे ध्यान रखना और चेक करना कि कोई सा एक वैल्यू रखने पे किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए। तो आप यहाँ 1 रख के देखो, तो 1 का क्यूब 1 -2 -1 + 2, 2 से 2 1 से 1, यानी कि पॉलिनोमियल का 0 वैल्यू आया x = 1 रखने पे। ठीक है, x = 1 रखने पे इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया, कोइंसिडेंटली पहला ही रखे और 0 आ गया। आप दूसरा भी रख के चेक कर लेना, 4 बार रख के चेक करना होगा, फिर भी करना, और आंसर कैसे भी 0 लाना। इसका मतलब हो गया कि x = 1 इसका फैक्टर होगा, तो इसको इधर लेके आइए, x - 1 भी इसका फैक्टर होगा। अगर x - 1 इसका फैक्टर होगा तो आप x - 1 से इसको डिवाइड दे दो, x³ 2x² - x + 2। जब आप इसको डिवाइड दोगे तो कैसे, x² से डिवाइड दोगे, x³ - x² प्लस x² - x, आपको x से मल्टीप्लाई करना होगा, तो +-2x + 2 -2 से करना होगा -2x +-, यानी कि अब तक हम इसको 2 भागों में बांट चुके हैं कि ये x + 1 × x² - x - 2 का प्रोडक्ट के रूप में। क्या इसको भी बांट सकते हैं, तो आप कहोगे यहाँ सर इसको भी बांट सकते हैं। देखिए इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके, तो इसका 1 और 2 होता है, डिवाइड देने के लिए से 2 में से 1 को घटा लेंगे, जब 2 में से 1 को घटा लेंगे तो 2x + x - 2 हो जाएगा सर। तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लेंगे तो x - 2, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे, नहीं 1 कॉमन लेंगे तो x - 2 दोनों में कॉमन हो गया, तो x - 2 यहाँ से और x + 1 यहाँ से, इसको भी आगे लिख सकते हैं x + 1 x - 2 x + 1। इससे बेहतर फैक्टराइजेशन तो हो ही नहीं सकता है इसका। ठीक है बच्चों, ऐसे आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। थोड़ा सा लंबा है क्योंकि क्यूबिक है ना बच्चों, आप स्क्वायर वाले को तो आसानी से कर लोगे ना, क्यूबिक को आसानी से थोड़ी करना है। तो क्यूबिक को क्या करना है कि कोई सा एक वैल्यू लेके पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 लेके आना है, जिससे वो 0 आ जाए, फिर x - 1 कर लेना है, उसको डिवाइड कर लेना है, जो आंसर आ जाए उसको फैक्टराइज करके लिख दीजिए, वही तो होता है। करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों।
आप खुद से करके देखिएगा, बन जाएगा सारा क्वेश्चन। नेक्स्ट है बच्चों कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। ये सारे आप जानते होंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या होते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का क्या होता है, वही एक्स प्लस वाई का भी हो तो वही बात होती है, ठीक है बच्चों। क्या होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। माइनस में अगर है तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2xy। एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर है तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी है तो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल इंटू एक्स प्लस ए। तो इस तरीके से कैसे बनाते हैं। अगर हम आपसे पूछे, ये सारा का सारा बच्चों आप लोग नोट कर लीजिएगा और याद कर जाइएगा आइडेंटिटीज कैसे होते हैं, कैसे आते हैं, ठीक है। 3 बार कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। और ये बच्चों जो आपका जो आइडेंटिटी है इस पर मैं 5 स्टार लगा रहा हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आगे चल के आपको बहुत मदद करेगा, 11 12 में भी ये आपके साथ जाएगा, ठीक है। 10th में तो जाएगा ही जाएगा, 11 12 में भी आपके साथ रहेगा ये। तो इसको आपको जरूर याद करना है, ठीक है। और ये सब तो आप पढ़ रखे हैं पिछली क्लासेस में, ठीक है। आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 आइडेंटिटी आप पहले पढ़ चुके हैं। ये आपके लिए नया होगा तो इसको आप याद कर जाइए, ठीक है। आप इसे बुक से भी उतार सकते हैं। तो अगर हम छोटा सा एक देखते हैं कि ए प्लस बी का, सॉरी हाँ ए प्लस बी बोले तब कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ग्राफिकली प्रूफ क्या है, या फिर अगर कह दें हम कि ज्योमेट्रिकली प्रूफ। ठीक है, ज्योमेट्रिकली प्रूफ ऑफ एक्स प्लस वाई का क्या होता है। तो जरा इसको देख लीजिएगा, थोड़ा ये बेसिक्स है और डीएवी के बुक्स में ये आसानी से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकली प्रूफ ऑफ एक्स वाई चलते हैं। आप तो जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। स्क्वायर आप जानते हैं, स्क्वायर का हिंदी मीनिंग होता है वर्ग, तो ये वर्ग से ही डिफाइन हुआ होगा। तो अगर हम कहें कि ए प्लस बी पहले लिखना है, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए तो आपको ए प्लस बी चाहिए होगा। ए प्लस बी कैसे निकालोगे आप, यहां से यहां तक मान लेते हैं, अगर आप ए लिखो तो यहां से यहां बी लिख दो, ठीक है। अब जो ये होल टर्म होगा आप कह सकते हो कि ए प्लस बी, ये जो पूरा लाइन है ये ए प्लस बी का लाइन है। अब स्क्वायर बनाना है ना तो ए प्लस बी से स्क्वायर बना दो बच्चों, ठीक है। स्क्वायर बन गया और सभी का लेंथ तो एक ही जैसा होगा ना बच्चों, सभी का लेंथ तो एक ही जैसा होगा ये ए होगा तो ये भी ए, ये भी बी, ए बी ए बी हो जाएगा बच्चों। अगर ये ए है तो ये भी ए, ये ए है तो ये भी ए, अगर ये बी है तो ये भी बी, ये भी बी हो जाएगा। अगर मैं कहूँ यहाँ क्या बन रहा है तो आप कहोगे कि ए साइड का, ए यूनिट साइड का स्क्वायर बन रहा है, और किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ द वर्ग, तो साइड का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। अब यहां कहोगे कि सर यहां तो रेक्टेंगल बन रहा है जिसका लेंथ है ए एंड ब्रेथ है बी, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो हो जाएगा ए बी। ये भी रेक्टेंगल बन रहा है ए और बी का, तो इसका भी एरिया हो जाएगा ए बी। और ये देखिए स्क्वायर बन रहा है बी का, तो बी स्क्वायर। अगर इन सभी के एरिया को प्लस करेंगे तो वो रिजल्ट होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ऐड करके देखते हैं तो ए स्क्वायर होगा ऐड, फिर ए बी होगा आपका, फिर ए बी होगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बचा ये प्लस बी स्क्वायर और टू ए स्क्वायर, और ए बी और ए बी 2ab होता है। यही है आपका ज्योमेट्रिकली प्रूफ ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आसानी से आप समझ सकते हैं। इसी तरीके से आप सभी को धीरे धीरे ज्योमेट्रिकली भी प्रूव कर सकते हैं। अलजेब्रिक तो आपको आता ही होगा, ज्योमेट्रिकली भी आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब छोटा छोटा एग्जांपल लेके सभी को समझेंगे कि सब एक्सप्रेशन का इस्तेमाल हम कैसे कैसे करेंगे, ठीक है।
इसको मैं मिटा रहा हूँ और कुछ क्वेश्चन हम इस आइडेंटिटी पे कर लेंगे ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। ठीक है, आप अगर बेटर स्टूडेंट कहलाना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए और एकदम आपके मुंह पे ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, एकदम फटाफट बोलते जाओ आप। जैसे ही हम कहें कोई फॉर्मूला तो हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं आपको, जैसे कि आपके पास क्वेश्चन आया x+3 और x+5, इसका आंसर क्या होगा? तो इसमें ढूंढेंगे कि सर ये x+a x+b वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो इसका मतलब है कि पहले तो x² होगा ही होगा। चलो x² लिख लेते हैं, फिर a और b को जोड़ के x लगाते हैं, तो a और b कौन है? 3 और 5 है, 3 और 5 को जोड़ के x लगा देंगे यानी 8x, फिर उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो यानी कि 15। देख रहे हैं कितना चुटकियों में आंसर है। ठीक है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि x-3 और x+5। अब ये कैसे होगा? तो x² तो पक्का है, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 5 में से 3 गया तो 2x होता है, और इन दोनों को घटाए मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 होता है। देख रहे हैं इतना चुटकियों में आंसर है अगर हमें आइडेंटिटी का याद है। तो आइडेंटिटी याद करना इसलिए बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 105 इंटू 106। अब इसको ना विदाउट मल्टीप्लिकेशन के बताना है आपको, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं करना है, आपको बताना है बिना डायरेक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई किए इसका आंसर क्या होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं ना 100 प्लस 5, इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 6 लिख सकते हैं। तो x+a x+b, तो x² यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस क्या, तो 6 + 5 का होल इंटू 100 और प्लस 6 इंटू 5, ऐसे ही लिखते थे ना। 1 पे 4 शून्य और ये हो जाएगा आपका 1100 प्लस 30, 1 11 30। देख रहे हैं बच्चों, बिना मल्टीप्लाई किए भी आप आंसर लेके आ सकते हैं। बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन भी आप इस पे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 49a²। ठीक है, एक मिनट बच्चों। 49a² प्लस 70ab प्लस 25b²। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? तो इसका जो होगा आप देख रहे होगे 7a का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 2a, a के जगह पे तो 7a ही हो जाएगा, और b आप देखो ना b क्या है यहाँ, 5b का स्क्वायर है तो b होगा, तो यहाँ 5b लिख दो। देखो 7 बचे 35 गुना 70ab आता है, a² प्लस 2ab प्लस b² बन रहा है, तो 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर बनेगा। एकदम आसान आसान सा बनते जा रहा है बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। थ्री ए प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर। तो आपको जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, उस पर बैठा के तोड़ लेंगे। तो इसका मतलब है 3a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर प्लस 5c का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए के जगह पे 3a, b के जगह पे 4b, 2bc यानी कि 2 इंटू 4b और इंटू 5c प्लस 2ca, 5c इंटू 3a। ठीक है, कितना आसान है, इसको आप सॉल्व कीजिए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास
104 का होल क्यूब आपको निकालना है। तो आप इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 4 का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब तोड़िएगा तो क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। आसानी से निकाल के आप बता सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत है बच्चों को? कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 3 स्टार में इसको दे रहा हूँ कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर अगर 0 हुआ तो बताइए सो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz ये होता है। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। कैसे आप प्रूफ करोगे? तो देखो आपको एक फॉर्मूला, ये तीसरा आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे हम। इसका लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये आपका हुआ क्वेश्चन बच्चों। ये क्वेश्चन होगा बराबर है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, है ना। अब देखिए जब इसकी वैल्यू अगर आप 0 रखोगे और 0 इंटू समथिंग होल टर्म 0 हो जाएगा, इसका मतलब है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz 0 के बराबर हो जाएगा। और ये उधर चला जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। इसी बेस पे एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं कि -12 का क्यूब और प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ये क्या होगा? आपने ये का अभी इसका कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का यहाँ एक फॉर्मूला है कि बराबर 3xyz होता है। तो ये 3xyz कब होता है? जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है तब a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर 3abc होता है। ये क्लियर है आपको? तो जब देखेंगे हम यहाँ पे, यहाँ ए बी सी यहाँ 0 के बराबर है क्या? हाँ, तो देखो 12 प्लस 7 प्लस 5, 12 माइनस में है, 7 5 12 माइनस 12 0 होता है बच्चों। यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 आ गया। इसका मतलब है कि इस सब का जो आंसर होगा वो 3xyz होगा। यानी कि 3x के जगह पे -12 7 गुने 5 लिखेंगे आपका आंसर। क्लियर? कितना छोटा छोटा क्वेश्चन बनते जा रहा है, एकदम इजी है बच्चों। आप जब बनाने लगोगे तो बहुत आसानी से बनने लगेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अब हम सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। इसके बाद आपका पॉलिनोमियल चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगले दिन हम दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक पॉसिबल एक्सप्रेशन लेंथ, एक एरिया दे रखा है किसी भी, एक रेक्टेंगल है। एनसीईआरटी में जाइएगा बच्चों, एनसीईआरटी में 14 या 15 नंबर पे ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ठीक है, 14 15 या 16 ऐसा ही, 15 या 16, 15 पे ही आता है। ठीक है, एक रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है आपको 25a² माइनस 35a प्लस 12। अब आपको इसको लेंथ इंटू ब्रेथ के रूप में एक्सप्रेस करना है। क्या करना है, मेरी बातों को सुनिएगा, लिखेंगे नहीं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग जा रहा है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ के रूप में इसको एक्सप्रेस करना है, यानी कि इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए कहा है। आपको याद है ना, फैक्टराइजेशन करके बताया कि 2 का मल्टीपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 का मल्टीपल के रूप में आएगा, पक्का है। तो इसका मतलब है इसको हमें फैक्टराइज करना है, यानी कि 35 को ऐसे 2 भाग में बांटना है ताकि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर के रूप में आ जाए। यानी कि 12 गुने 25, 250 और 50 300 होता है बच्चों। 25 को अगर 12 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 300 आएगा। जब आप इसका फैक्टर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 बहुत बढ़ता चला जाएगा, यानी कि आप जल्दी निकाल ही नहीं पाओगे। तो इसको जल्दी निकालने का तरीका है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कर लो। 2 से 1.5 75, 3 से
25, 5 से 5। अब देखो यहाँ 2 दूना 4 3 12 पंचे 60, 35 लाना है। 35 कैसे सम आएगा आप सोचो, समझ में आ रहा है आपको कि 35 कैसे आएगा? सोच लो कि 35 लाना है आपको, तो 5 3 जा 15 और ये 20। देखो यहाँ पे 15a स्क्वायर माइनस 20a और माइनस 15a प्लस 12, क्या ये आएगा? आपका जवाब होगा जरूर आएगा। आप करके देखो, ये 35 होता है, इसको मल्टीप्लाई करो तो 300 होता है। यहाँ से कॉमन हो जाएगा 5a, तो 5a माइनस 4, यहाँ से कॉमन हो जाएगा -3, तो 5a माइनस 4, 5a माइनस 4, 5a माइनस 3। देखो टाइम फैक्टराइजेशन हो गया, तो इसको लेंथ बोल सकते हैं और इसको ब्रेथ बोल सकते हैं। L इंटू डी के रूप में इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 16 नंबर एनसीईआरटी का, जाके देखिए आप, ठीक है। एनसीईआरटी बुक का एक एक क्वेश्चन बच्चों एकदम आसानी से हमने एक्सप्रेस कर लिया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है कि एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 12x। अब इसको बताना है कि अब वॉल्यूम को लेंथ ब्रेथ हाइट में एक्सप्रेस करना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही तो होता है वॉल्यूम। अब इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो इसमें से 3x कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या? तो x माइनस 4 बच जाएगा। अब देखिए ये कैसे, 3 इंटू एक्स माइनस 4 तो हो गया ना, ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ और ये हो गया हाइट, एक्सप्रेस कर दिया। और भी बहुत सारे बच्चों क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि आपका 12 की वाई स्क्वायर माइनस 8 की वाई माइनस 20, ये भी वॉल्यूम दे रखा है। अब इसको अगर एक्सप्रेस करना है तो देखिए इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, तो हाँ 4 के कॉमन आ रहा है, 4 के जब कॉमन करोगे तो यहाँ से क्या बचेगा? 3y स्क्वायर 2y माइनस 5। अब इसको भी आप तोड़ सकते हो 3 और 5 के रूप में, 3y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 5y माइनस 5, 4k 3y कॉमन हो जाएगा तो y प्लस 1 माइनस 5 कॉमन तो y प्लस 1, यहाँ हो जाएगा 4k इंटू वाई प्लस 1 और 3y माइनस 5। ये देखो L हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया। आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं बच्चों। सारा क्वेश्चन हमने पॉलिनोमियल का कर लिया है। एक और क्वेश्चन होता है जैसे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू ब्रैकेट में एक्स प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस डी का होल स्क्वायर, ऐसे ऐसे वेरिफिकेशन आपको करने होंगे। तो थोड़ा सा आपको उसमें दिक्कत हो सकता है, लेकिन उसको भी आप करके ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो आज हम पॉलिनोमियल को यही तक रखते हैं, यहाँ तक कि क्या पॉलिनोमियल अब आपका ख़त्म है। कल हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, गुड बाय।